ओके, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014, इसमें बोला गया था अरेस्ट करने के एक तरह से पुलिस को डायरेक्शन दिया गया था किस तरह से अरेस्ट करेगा, क्या क्या मैनर्स होंगे उसके। दूसरी बात इसमें एक बात ये बोलेगी थी कि एफआईआर इज मैंडेटरी इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि कॉग्निजेबल जो केसेज हैं उनमें एफआईआर मैंडेटरी एफआईआर होना जरूरी है, ऐसा कुछ था। बाकी गाइडलाइन दिए गए थे, राइट बताए गए थे पर्सन के, अरेस्टेड पर्सन के। ओके, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेक्शन 41 आप इसी कोड के द्वारा पूरा पढ़ लेना, हल्का हल्का याद हो जाएगा। हाँ जी, सेक्शन 41 पढ़ रहे हैं हम अभिषेक जी। आप लेट आए हैं इसलिए नहीं पता आपको, आज हम भी लेट थे। ठीक है जी, उसके बाद इसके प्रोविजन हल्के हल्के देख लेना 41 के। अब 41 के कुछ पार्ट दिए हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था 41 में, जो कि कब हुआ था आपके 2010 में। इसकी अमेंडमेंट पूछ लेता कब अमेंडमेंट हुआ था। थैंक यू मिनी जी। क्योंकि 41 जनरल लोग भाई याद नहीं कर पाते, याद होता नहीं है, प्रोविजन ही इस तरह से दिए गए हैं, अब इससे आपका जल्दी याद हो जाएगा। अब 41 के कुछ 4 पॉइंट दिए, 4 अमेंडमेंट हुए थे 41 में, 4 चीजें जुड़ी थी। सॉरी, 41 ए बी सी डी। देखो ए बात कर रहा है नोटिस टू अपेरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर, मतलब सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल कोई मैटर है। हाँ अभिषेक जी पता है, मैं इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि टॉपिक स्टार्ट हो गया था, इसलिए आपको टॉपिक का नहीं पता। ध्यान रखो सभी लोग, अपना भी अपनी फैमिली का भी, सुरक्षित रहो, मस्त रहो, बाकी ईश्वर सब अच्छा करेगा। ठीक है, ये 41 ए बता रहा है कि नोटिस, सबसे पहले उसको नोटिस दिया जाएगा किसी पर्सन को, सॉरी, कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा हुआ है, आप एक काम करिए, जो कहते हैं ना कि पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी है, वो हाजिरी लगाना ये होता है, उसको बुलाता है कि कोर्ट पुलिस ऑफिसर आओ, पुलिस स्टेशन पे आओ, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। नोटिस। बी पॉइंट बात कर रहे हैं, ज्यादा चीजें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बी पॉइंट बात कर रहा है अरेस्ट करने के प्रोसीजर क्या होंगे, उस और उस अरेस्ट करने वाले ऑफिसर की ड्यूटी क्या क्या होंगी। ठीक है, इसमें से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है बी में से, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे वो उसका आइडेंटिफिकेशन बताएगा, उसका नाम वगैरह आइडेंटिटी करेगा उसको। दूसरी बात, उसको एटलीस्ट जो गांव वाँव का पड़ोस का कोई विटनेस होगा उसके साइन कराएगा उससे। ठीक है, उसकी लोकेलिटी का कोई पर्सन होगा उसके साइन कराएगा अरेस्ट करने से पहले उसको। ये सब चीजें फैमिली को उसके बारे में बताएगा। 1C बात कर रहा है कंट्रोल रूम होगा स्टेट गवर्नमेंट एवरी डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम स्टेब्लिश करेगी पुलिस के लिए। जैसे आप अगर 100 नंबर पे फोन करते हो, जैसे 112 हो गया शायद अब तो, जब आप फोन करते हो तो वो कहाँ जाता है, पुलिस स्टेशन नहीं जाता, वो कंट्रोल रूम में जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं अंडर सेक्शन 41C, स्टेब्लिश करती है उसको। 41D कह रहा है कि आप अपनी मर्जी कोई भी वकील ले सकते हैं। थक गए आज, काम बहुत ज़्यादा थे मार्केट के, तो जस्ट अभी पहुंचे हैं इसलिए लेट हुई है क्लास, लेकिन कोशिश करेंगे ये प्रोविज़न तो कंप्लीट हो जाए। अब इसमें एक केस और इम्पोर्टेंट था। अच्छा 42 पे आते हैं, पहले वहीं पे लिखेंगे केस। 42 याद है क्या है? 42 बात कर रहा है अगर कोई आपने कोई ऑफेंस किया है या पुलिस को लगता है आप ऑफेंडर हो, पुलिस ने आपसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपने कहा तेरे कोई मतलब मैं तो नहीं बताता, नाम क्या है मैं नहीं बताता। क्योंकि एलएलबी करने के बाद ना कुछ लोगों में, एलएलबी करते हुए जनरली बिना प्रैक्टिस किए वाले जो नए नए बच्चे होते हैं, उनके अंदर जोश आता है, हम तो एडवोकेट हैं, हम क्यों बताएं पुलिस को, क्यों, आपके पास वारंट है मैं नहीं बताता। लेकिन भाई पुलिस को पूरा अधिकार है आपसे नाम पूछने का, अगर आपने नाम नहीं बताओगे तो पुलिस पकड़ेगा आपको, अरेस्ट कर लेगा। ये 42 ने कहा है, ये पुलिस की पावर है। एक यहाँ पे पावर है, एक 151 में पावर है। 151 में तो पुलिस क्या करती है, अगर उसे थोड़ा डाउट होता है ये कुछ कर सकता है या करने वाला है, पुलिस उठा के जेल में, भले आप एडवोकेट हो कोई भी हो। तो ये चीजें मत करना बाहर निकल के। ठीक है, 42 कह रहा है अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई क्राइम किया जाता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है, पुलिस को एहसास होता है कि हाँ शायद कुछ हो सकता है, पुलिस उससे आइडेंटिफिकेशन करता है, उसको उससे नाम वगैरह मांगता है, उसकी डिटेल मांगता है, एड्रेस नाम वगैरह, और वो नहीं बताता, रिफ्यूज करता है बताने से, तो पुलिस को पूरा राइट है, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। क्लियर है, पुलिस इसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। दूसरा क्लॉज इसका कह रहा है कि जब वो पुलिस ऑफिसर अपने नाम वगैरह सब कुछ बता देगा,
पुलिस ऑफिसर को अपने नाम वगैरह सब कुछ बता देगा, पुलिस स्टेशन जाने के बाद नाम वगैरह नोट किए सब कुछ, तो उसको पर्सनल बॉन्ड पे विद या विदाउट सिक्योरिटी उसको रिलीज कर सकता है पुलिस ऑफिसर, मतलब उसको छोड़ सकता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है अगर वो सेकंड क्लोज में जो बातें दी गई हैं वो बातें नहीं बताता, सेकंड क्लोज क्या कह रहा है कि हाँ वो नाम बताएगा, अपनी डिटेल देगा, सारी चीज, उसके बाद उसको बॉन्ड फिल करा के छोड़ देगा। लेकिन थर्ड पॉइंट ने कहा अगर वो नहीं बताता सेकंड क्लोज वाली चीजें, डिस्क्लोज नहीं करता नाम वगैरह, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। फिर भाई पुलिस ऑफिसर, फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो उसको पुलिस कस्टडी में भेजेगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, फिर आगे भगवान जाने, क्योंकि भगवान कौन है, जज है। भगवान के बाद फैसला कौन ले रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है, जज ले रहा है। तो फिर छोटे भगवान जाने। अब 43 बात कर रहा है क्या कोई थर्ड पर्सन, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है क्या। तो थर्ड पॉइंट ने कहा हाँ साहब, कोई प्राइवेट पर्सन होगा ना, उसे लगता है किसी ने कोई क्राइम किया है या कोई भागा हुआ अपराधी है, वो भी उसे अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, वो उसे अरेस्ट कर सकता है, पकड़ सकता है। जैसे हम सपोज गांव में रह रहे हैं या शहर में भी हमने देखा कोई चोरी करने के लिए आया या किसी का मर्डर करने के लिए आया, मर्डर कर दिया, भाग रहा था। अब मोहल्ले पड़ोस वाले जाने थोड़े देंगे, पकड़ के पहले तो कुटाई करेंगे, सीधी सी बात है, लेकिन कुटाई का अधिकार नहीं है। बढ़िया कुटाई करके उसको बांध बांध के रख देंगे, पुलिस ले जाएगी। लेकिन सही मायने में राइट ये है, उसको पकड़ो, पुलिस के सामने पेश करो। लेकिन सीधी सी बात है, आप लोग जब किसी अपराधी को पकड़ोगे तो सोचोगे तो थोड़े से हाथ साफ करें, तो वो लोग बात करते हैं जनरली। ठीक है, और यहाँ पे एक केस था, आप याद कीजिए, जब 300 आएगा ना तब बताएंगे, इसके बारे में बात बताएंगे, अभी डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। एक चोरी के लिए आया एक पर्सन, चोरी करते हुए उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसको लठ लेके आए सब, डंडे वगैरह, लठ लाठिया, उसको बजाने शुरू करे, उसने पिस्टल निकाली, एक को गोली मार दी। अब क्या वो मर्डर का अपराधी होगा, या क्या वो मर्डर प्राइवेट डिफेंस में आएगा, उसकी प्रतिरक्षा का अधिकार में आएगा मर्डर, या नहीं आएगा, ये चीजें आप लोग देखना, एनालाइज करना है, पीछे आपके ज्ञान एग्जाम में नहीं है, लेकिन अच्छा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, उस पर्सन को अरेस्ट करेंगे, हम पकड़ेंगे और उसको पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके मिनी जी, और कोई। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है अगर कोई अपराधी ऐसा है जो 41 के अंतर्गत आता है, 41 में जितने भी अपराध दिए गए हैं उसमें आता है, तो भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है हाँ भाई ऐसी चीजें, उसको अरेस्ट करेगा। अगर उसे एहसास होता है कि हाँ ये तो नहीं आता उसमें, ये तो सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है बिलीव करने के, तो उसको छोड़ देगा। और अगर उसको छोड़ दिया तो भाई जो आप पकड़ के ले गए थे ना, बच के रहना उससे। तो इसलिए बिना बात के पंगे मत पड़ना। अगर आपको एहसास है हाँ सच में कुछ किया है, और अकेले मत चलना, सब लोग मोहल्ले पड़ोस के 10-15 लोग इकट्ठे करके लेके जाना पुलिस में। कभी आपको, मैं तो LLB किया है, मैंने तो पढ़ा है, कोई जा रहा था अपराधी लग रहा था और वो था बहुत बड़ा गुंडा, आपने पकड़ा, 2-4 डंडे मारे, पुलिस ऑफिसर के सामने ले गए, पुलिस ने देखा है तो ये तो ग्राउंड ही नहीं है, आप उसने छोड़ दिया, फिर वो आपको ले जाएगा अच्छी जगह पे। ठीक है, तो सुरक्षित रहना, बचे रहना, सेफ्टी अपने हाथ में है। पुलिस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस बेकार है, पुलिस अच्छी है, लेकिन कुछ लोग हर डिपार्टमेंट में होते तो वहां पे भी है। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 44 की बात करें। 44 कह रहा है अरेस्ट बाय द मजिस्ट्रेट। अगर कोई मजिस्ट्रेट, आप जब मजिस्ट्रेट बनोगे, जज बनोगे, आपके सामने किसी ने कोई अपराध किया है तो आप क्या करोगे, तो आप भी उसे अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के, या आप जिस जुरिडिक्शन में आप हो, पूरे जुरिडिक्शन में कोई अपराध करता है आपके सामने तो आप भी उसको अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के। 45 बात कर रहा है प्रोटेक्शन किन की, आर्म फोर्स की। जो आर्म फोर्स है, हथियारबंद सेना है हमारी, जितनी भी फोर्सेज है उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई फोर्स है तो उसको अरेस्ट करने से पहले आपको परमिशन किसकी चाहिए होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे आर्मी है, आर्मी किसके अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत, प्रेसिडेंट के अंतर्गत। तो उसको अरेस्ट करने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी तो आप अरेस्ट कर सकते हो, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कोर्ट अलग चलाएगी, अलग कोर्ट मार्शल बने हुए हैं ना, उनके हिसाब से उसका केस चलेगा। क्लियर है, किसी को कोई आपत्ति विपत्ति यहाँ तक, उस हिसाब से चलेगा। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, कोई पुलिस ऑफिसर को आप अरेस्ट करो, या किसी और स्टेट गवर्नमेंट का, जो अलग अलग फोर्सेज होती हैं, उन फोर्स के किसी पर्सन को
अरेस्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अभी का एक मामला था, शायद केरल का था, कहाँ का याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ दिन पहली बात है, अभी लॉकडाउन के अंतर्गत उस आर्मी के जवान को पुलिस ने पकड़ा, उसकी बहुत अच्छे से पिटाई की, बहुत दिनों तक, बहुत कंडीशन इतनी खराब कर दी थी पुलिस ऑफिसरों ने उसकी, आर्मी के जवान की, मतलब उससे चला भी नहीं जा रहा था। अब वो पुलिस का अधिकार नहीं था, वो क्या आएगा, इलीगल डिटेंशन में आएगा। ठीक है, उसको पकड़ा क्योंकि पुलिस ने या तो सीआरपीसी नहीं पढ़ी थी अच्छे से, 40 सेक्शन मिस कर दिया, एब्सेंट हो गया होगा, या वो लेट आया होगा उस दिन, तो इसलिए उसने उसको अरेस्ट किया, उसकी बहुत गंदी तरह से मारा उसको। अब क्योंकि वो भूल गया था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, तो ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए किसी भी आर्मी के जवान, किसी भी आर्म फोर्स के जवान को पकड़ने के लिए। अगर कोई स्टेट आर्म फोर्स का जवान है तो उसके लिए आपको चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन। मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 45 बता रहा है। क्लियर है? उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी ये बात कर रहा है सेक्शन 46। सेक्शन 46 बात कर रहा है अरेस्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है जी, अरेस्ट कैसे किया जाएगा, हाउ अरेस्ट मेड। ये कह रहा है इन द मेकिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन द प्रेजेंट। पहले ये बताइए पॉइंट क्लियर हो गए यहां तक कि नहीं, जल्दी से बताइए। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 46 बात कर, उसको अरेस्ट कैसे किया जाएगा। भाई सीधी सी बात है, पुलिस ऑफिसर आपके साथ है, अब पुलिस ऑफिसर की बात आ रही है। आप जाओगे उसके पास, क्या करोगे, उसे कहोगे भाई गिरफ्तार कर लिया, बस वो गिरफ्तारी में आ गया। जरूरत पड़ी इसको पकड़ के आप बांध वो कर लोगे, कस्टडी में ले लोगे अपनी। जैसे कहते हैं ना, कुछ आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक सीरियल आता था बहुत पहले, हेलो इंस्पेक्टर, फिर आता था सुराग, फिर और ये तो क्या कहते हैं इसको, सीआईडी तो चला ही आ रहा है, कभी जन्म से पहला चला आ रहा है, चला ही आ रहा है आज तक किसी ऑफिसर का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, बस चला जा रहा है। ये क्या करते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट, पिस्टल दिखाया या फिर हथकड़ी ऐसे दिखा, यू आर अंडर अरेस्ट, हथकड़ी लगाई थोड़ी है, उसको लेके चले गए बस। इंस्पेक्टर भारत, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अभिषेक ठाकुर, इंस्पेक्टर भारत। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले पॉइंट ने ये बताया प्रोविजंस का पढ़ लेना, ये बात करें आप उसको ओरली बोल सकते हो, उससे भी आपका अरेस्ट माना जाएगा। टच करने की ना रिक्वायरमेंट हो तब भी चलेगा। कोई रेपुटेटिव पर्सन है, वो कह रहा है कि हाँ भाई मैं चल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको हैंडकफ लगाने की जरूरत नहीं, हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आप फोर्स का यूज कर सकते हो, अननेसेसरी फोर्स का यूज नहीं करते। मतलब देखो, पढ़ते हैं एक बार सेकंड पॉइंट। यदि ऐसा व्यक्ति अपने सेकंड पॉइंट ना, यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास बलते विरोध करता है, अगर विरोध करता है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, ठीक है, विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। भाई वो भागने की कोशिश कर रहा है, मैंने डंडा उठा, डंडा मारा उसको, मतलब रस्सी से बांध दिया, चलो भाई पकड़ो, गाँव वालों कह दे बांध लो इसको, पकड़ लो, फोर्स का यूज करते हैं अगर वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट देना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, ये कहाँ पे आता है, जो इसका फोर्थ थर्ड पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्री में पूछा जाता है, और पड़ोस पड़ोस में आपके दोस्त से पूछ लेंगे भाई ये कहाँ पे है प्रोविजन, और इस टाइम पे तो आपको जरूरत होनी चाहिए प्रेजेंट में ये जानने की। थर्ड पॉइंट कह रहा है बैरेक्ट सबके साथ होने चाहिए जब क्लास करते हो आप लोग लाइव कोई भी या देखते हैं कोई क्लास। ये कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल गिव द राइट टू कोज डेथ। ये सेक्शन किसी भी तरह का ये अधिकार नहीं दे रहा है कि आप किसी की मृत्यु करोगे। सब सेक्शन थर्ड ऑफ सेक्शन 46, सब सेक्शन थर्ड ऑफ सेक्शन 46 की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल गिव द राइट टू कोज डेथ ऑफ एनी पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंडर पनिशेबल विद द डेथ ऑफ लाइफ, डेथ पेनल्टी एंड द लाइफ इम्प्रिजन। पुलिस अधिकारी को यह सेक्शन कोई ऐसा अधिकार, जो इससे पहले वाला सेक्शन था 2 सेक्शन, वो कोई ऐसा अधिकार नहीं दे रहा है कि आप किसी पर्सन की डेथ कारित करें, मृत्यु कारित करें, जब तक कि वो डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट का कोई अपराध ना हो। ठीक है जी, हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं एक बार। ये कह रहा है इस धारा में कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को जिस पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देता। सर आवाज कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वजह से बारिश हो रही है। ओके कोई बात नहीं स्वाति मैम, हम इसको अपलोड भी करेंगे, बाकी जितना समझ आ रहा है उतना अटेंड कीजिए आप, बाकी अपलोड करेंगे इसको। आज तो वैसे भी क्लास हमारी बहुत डिले हुई है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है, देखो 2 ने हमें बोला है कि अगर वो भागता है
या बचने का प्रयास करता है किससे, अरेस्ट से, तो पुलिस ऑफिसर जरूरी बल का प्रयोग कर सकता है, जरूरी बल का प्रयोग करता है। देखो इसने बोल रहा है मे यूज ऑल means नेसेसरी टू इफोर्ट टू अरेस्ट हिम, हर तरह का बल का प्रयोग कर सकता है जब तक उसे अरेस्ट किया जाए, मतलब आवश्यक साधनों को प्रयोग में ला सकता है। और थर्ड पॉइंट ने कहा कि जो पर्सन डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट के अपराधी हैं उनके अलावा किसी को मारने का अधिकार नहीं दे रहा है, डेथ कोज करने का अधिकार नहीं दे रहा है सेक्शन। कौन सा, 2 सेक्शन, मतलब इनडायरेक्टली जो आपका सेक्शन 3 है वो इनडायरेक्टली हमें ये कह रहा है कि जो पर्सन लाइफ इम्प्रिजनमेंट के पनिशमेंट के अपराधी हैं या फिर डेथ पेनल्टी के अपराधी हैं उनकी डेथ कारित की जा सकती है। समझ आ रहा है, मतलब उनकी डेथ कारित की जा सकती है, यही तो कह रहा है ये। अब लेकिन जैसे अभी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वहाँ किस लोगों को बुरी भी लग सकती है बात, लेकिन वास्तविकता देखी जाए यहाँ पे ये जानबूझ के किया गया एनकाउंटर है, क्योंकि यूपी पुलिस को सरेंडर नहीं किया गया था। सरेंडर किसको किया, एमपी पुलिस को जाकर के, और फोन करके कहा मैं विकास दुबे हूँ, यूपी वाला, कानपुर वाला, आप सरेंडर कर रहा हूँ। सरेंडर क्यों किया, सरेंडर का मतलब ये है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और जितने उसके साथी थे, पॉलिटिशियन भी होंगे, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी होंगे जिन्होंने उसको बचाया, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, सारी चीजें, उन सब के बयान करता सीधा, वो बताता सारी चीजें। जब कोर्ट के सामने प्रेजेंट होता तो 200 में और 200 में उसके बयान होते, 164 में उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता, तब सारी बातें सामने आती। लेकिन जो पर्सन खुद सरेंडर कर रहा है वो भागने की कोशिश क्यों करेगा, पहली बात यह है। और जो घर वगैरह तोड़े, जरूरी है लोगों में डर पैदा होगा, लेकिन जो घर वगैरह तोड़े गए हैं, मैं किसी अपराध का वो नहीं कर रहा, वो पनिशमेंट के लायक था, उसने बहुत मर्डर किए थे, बहुत बहुत सारे मर्डर चार्ज थे, डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, कंफर्म बिल्कुल मिलनी ही चाहिए, लेकिन बाय कोर्ट, ना कि बाय पुलिस ऑफिसर। फिर अगर पुलिस ऑफिसर के हाथ में सारी पावर आ गई तो कोर्ट क्या करेंगे। अब खुद देखो, अभी जो रेप केस की बात है, नाम भूल गया, शायद नाम क्या नाम था याद नहीं आ रहा लड़की का, दिशा, दिशा वाला जो केस था उसमें 4-5 अपराधी थे, वो लोगों ने उनकी डेथ पेनल्टी की बात की। अब पुलिस के ऊपर इतना दबाव किया, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, ठीक है, दे डिजर्व टू डाई, लेकिन नॉट बाय द पुलिस ऑफिसर। कोर्ट पनिशमेंट देगा तो अच्छा लगेगा, पुलिस के हाथ में ज्यादा पावर आ जाएगी तो वो भी खतरनाक साबित होता है, ठीक है। तो नहीं तो हम लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्यों तैयारी कर रहे हो जज बन के, जब आपके पास कोई मुकदमा ही नहीं आना है, सजा पुलिस देगी तो आप क्या करोगे, ठीक है। चलो ये तो सब्जेक्ट से हटके बात होगी। तो सेक्शन 3 बात, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 46 बात कर रहा है एनकाउंटर की। पूछते हैं एनकाउंटर कहाँ पे डिफाइन है, डिफाइन कहीं पे नहीं है, लेकिन इसका प्रोविजन दिया गया है 46 के सब क्लॉज 3 में, क्लियर है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4 बात कर रहा है इसके एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन दिया गया है यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, 2005 में जुड़ा गया था। सब सेक्शन 5 इसका, 1 मिनट होल्ड प्लीज। ओ बेटे क्लास चल रही, थोड़ी देर आराम से बोल ले, लाइव चल रही, मेरे लाल चुप, चॉकलेट दूंगा, चुप हो जा। ओ अंदर ना आती है, लाइव क्लास चल रही है। हाँ जी, आ जाइए। अब सेक्शन 4 इसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है सब सेक्शन 4 इसका कह रहा है साधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। जहां ऐसा असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां वह स्त्री पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्ति करेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र के भीतर वह अपराध किया गया है या अपराधी जाना गया है। समझ आ रहा है, मतलब ये पूछा जाता है कहाँ प्रोविजन है कि स्त्री को, औरत को, फीमेल को सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले अरेस्ट नहीं किया जाता। ये सेक्शन 46 के सब क्लोज 4 में है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सब क्लोज 3 और 4 इसका। अब हम इसको प्री के हिसाब से तो देख ही रहे, बाकी सारी चीजें देख रहे हैं। बिल्कुल राजकुमारी वाला केस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जोगेंद्र वाला केस में भी महिला के बारे में भी दिया गया था। अब दोनों केस कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पर, ठीक है। 47 बात करें, उसको अरेस्ट करने के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। अरेस्ट करने के लिए उसको सर्च करेगा, मतलब जहाँ छुपा होगा वहां सर्च करेगा, जिसके स्थान पर छुपा होगा आप उसे फैसिलिटी दोगे, भाई ये बेड के नीचे है, हमें दिख नहीं रहा, लो टॉर्च ले लो भाई साहब, ठीक है। ऐसा कुछ है इसमें सेक्शन 47 में।
48 बात कर रहे हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं पूरे डिटेल में करा रहा हूँ, जो जितने जरूरत है उतना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सीआरपीसी बहुत पीछे चल रहा है। अब तक हमें शायद 150 सेक्शन कवर करने चाहिए थे। अब कोशिश करते हैं आज जितना भी हो जाए, क्योंकि अगर मैं भी ज़्यादा ऊपर से चला गया, आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 48 बात कर रहा है उसके पीछे करने। कब तक पीछा करते हो भाई? देखो कोई भाग गया ना, किसी को अरेस्ट करना है, मेरे पास वारंट है, मैं पूरे इंडिया में उसका पीछा कर सकता हूँ, कहीं भी अपनी टेरिटरी के अंदर कर। क्लियर? ओके, उसके बाद 49 बात करें, नोट अननेसेसरी स्टैंड। ठीक है, ये बात कर रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर अधिक अवरोध न लगा। भाई मैंने गिरफ्तार कर लिया किसी को, उसने कहा ठीक है साहब कर लो अरेस्ट, अरेस्ट कर लिया, मैंने फिर भी रस्सियों से जोड़ रखा है, उसको बांधा हुआ है गंदे तरीके से। क्या जरूरत है? जितने की जरूरत है कि उतने ही अवरोध लगाया जाएगा, ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, सेक्शन 50 बात कर रहा है पर्सन अरेस्टेड टू इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट एंड द राइट टू बेल। मतलब सेक्शन 50 कह रहा है कि जब आपने उसे अरेस्ट किया है, यहाँ पे आर्टिकल 21 के साथ भी जोड़ सकते हैं आप इसको। 21 का यहाँ पे बोला गया था कि 21 का उल्लंघन हो रहा है, कुछ केस ऐसे आए तो उनकी जरूरत नहीं है अभी। और सेक्शन ये 20 आर्टिकल की बात कर रहा है। सीधी सी बात है, जब आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? पहले उसे उसके अरेस्ट के ग्राउंड बताओ, किस बिहाफ पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, किस अपराध में आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी क्या बताओगे उसको कि हाँ तुम्हें बेल का राइट है कि नहीं है, कि हाँ भाई साहब आपको बेल का राइट है, ये कागज पूरे करा दो अपने घर वालों से बोल के, वो सारी चीजें। क्लियर? अब ये सेक्शन यहाँ तक था। फिर उसके बाद कुछ केसेज आए, उन्होंने बोला कि साहब एक बार बताओ, सपोज मैं हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, या घर का मेल मेंबर में हूँ, बाकी बच्चे हैं सभी, बीवी है, बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे तो आपने अरेस्ट करे तो ये चीजें कौन लाएगा? आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे, मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दूं घर पे किसी को, अपने रिश्तेदारों को? तो उसके बाद एक लेजिस्लेचर ने सोचा कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। तो 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया था, सेक्शन 50A। सेक्शन 50A में कुछ राइट दिए गए हैं अरेस्टेड पर्सन को, और ये बोला गया कि अरेस्ट पर्सन को आप इन्फॉर्मेशन दोगे, प्लस अरेस्टेड पर्सन अगर कि कोई नॉमिनेट न्यूट करता है, नॉमिनी न्यूट करता है, म्यूट करता है, कहता है सर ये मैं इस पर्सन को नियुक्त कर रहा हूँ अपनी जगह पे, कि साहब मेरा रिश्तेदार है, मेरे मासा का लड़का, मौसा का लड़का, मौसी का लड़का, जो भी रिश्तेदार, ताऊ चाचा जो भी है, साहब आप इस पर्सन को बता दो कि मैं ऐसे ऐसे अरेस्ट हो गया। क्यों? घर वाले को पता नहीं है, घर वाले है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें क्या पता इस बारे में। आप मेरे साला है, जीजा है, जो भी मतलब जो भी लगता है उसे, जो उसमें कुछ कार्रवाई कर सकता है, आप उसे बता दो। तो पुलिस को पूरा राइट है, पुलिस बाउंड है यहाँ पे उस पर्सन को वो सारे अधिकार देने के लिए, सारी चीजें इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसको हमने अरेस्ट किया है, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, इसमें सजा कितनी होती है, और इसके लिए क्या बेल का प्रोविजन है, अगर है तो किस तरह से होगा, बेल पुलिस स्टेशन में होगी या कोर्ट में होगी, किस तरह से होगी, क्या क्या प्रोसीजर है, या बेल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दोगे। सेक्शन 51 कह रहा है सर्च ऑफ द पर्सन। जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करोगे, आर्टिकल 22(1) से रिलेटेड हाँ है 21? बिल्कुल जी। देखो 21 तो राइट टू लिबर्टी की बात कर रहा है, आपकी जिंदगी जीने की। ये अगर 48 उसको देखा जाए, आप 49 तो आर्टिकल 21 से है, क्योंकि जिंदगी जीने का अधिकार है आपको पूरी तरह से आजाद रहने का। अब आपको अरेस्ट किया गया तो उसके ऊपर कुछ केसेस गए थे कि यहाँ पे जब आप अरेस्ट कर रहे हो, हाथों से बांध रहे हो, पैरों को बांध रहे हो, जब पर्सन चलने के लिए तैयार है, आप उसके आर्टिकल 21 का हनन कर रहे हो। तो कोर्ट ने कहा कि देखो हम उतना ही रिस्ट्रेन लगाएंगे पुलिस ऑफिसर, जितने की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज्यादा नहीं। बिना बात के आप उसको रस्सियों में बांध, जैसे क्या होता था जब अंग्रेज वगैरह थे, वो ऐसे हाथ कराते थे, लोहे का पट्टा लगाते थे ऊपर, और हाथ ऐसा ना इधर हो सकता ना इधर हो सकता, तो मतलब जीने का अधिकार छीन रहा है उसका। बेड़ियों में नहीं जकड़ेंगे, पहले हाथों में पैरों में। आपने मूवी देखी होंगी बहुत सारी, जैसे कयामत मूवी अजय देवगन वाली, जब स्टार्टिंग में वो था कैसे बांधा हुआ था। मतलब संखलों वगैरह में नहीं, जंजीरों में नहीं जकड़ सकते किसी को बिना बात के, जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतना फोर्स करेंगे, क्योंकि अगर आप जकड़ोगे तो उसके राइट ऑफ लिबर्टी का आनंद हो रहा है यहाँ पे। और 20 की बात करें, 20 राइट दे रहा है आपको पुलिस ऑफिसर के अपने अरेस्ट के ग्राउंड का, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ग्राउंड, अरेस्ट के ग्राउंड की बाकी चीजें। ठीक है जी, बाकी देखना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब बताएंगे डिटेल में। अभी तो मैं थोड़ा सिलेबस भी कवर करना है। कहाँ थे हम? 50A, सॉरी 51 बात कर रहे हैं। 51 सीधा सीधा ये कह रहा है, जब आप किसी को आपने अरेस्ट किया, आप उसकी तलाशी लोगे, जो चीजें उसमें मिलेगी सबको इकट्ठा करोगे, सबको बांधोगे, सब पे मोहर लगाओगे, और सीधे कहाँ पहुंचाओगे? उस पर्सन के साथ साथ कोर्ट में पहुंचाओगे। इसने सिर्फ ये बोला है जो चीजें मिलेंगी वो सारी चीजें अरेस्ट की, मतलब जब्त कर ली जाएंगी उसके पास, जो चीजें मिलेंगी ऑफेंस से रिगार्डिंग, वेपन वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, और वेपन के लिए इसने अलग से ही प्रोविजन दे दिया। सेक्शन 52 कह रहा है पावर टू सीज द
ऑफेंसिव वेपन, मतलब जो ऑफेंसिव वेपन है, मतलब आपने चाकू से मर्डर किया तो उसे पुलिस सीज कर ली। ये नहीं आप राम ने मर्डर किया था, पुलिस ले गई अरेस्ट करके, चाकू में खून लगा हुआ है, राम की वाई भाई चाकू दो दागा सब्जी काटना शुरू कर दिया। बोले साहब ये तो अरेस्ट का वेपन है, ऑफेंसिव वेपन है, पुलिस लेके जाएगी, दूसरा चाकू खरीद लो मार्केट से। ठीक है, समझ आ गया। 52 53 पे आते हैं। 53 कह रहा है यहाँ पे देख, थोड़ा सा अच्छा प्रोविजन है, कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करेंगे ना कंफ्यूजिंग हो। देखो 53 ने बोला है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। किसके एग्जामिनेशन की बात कर रहा है? एक्यूज्ड के, जिसे आपने अरेस्ट किया गया है। ठीक है, एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, जिसे आपने अरेस्ट किया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, डीएनए वगैरह टेस्ट होंगे। ठीक है, साथ मतलब अगर वैसा मामला कोई है, नॉर्मल है, तो उसकी सारी जो उसमें चोट कहाँ से थी, ये थी, ये प्रोविजन था अब तक। क्या था कि पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लो तो एग्जामिनेशन होगा। लेकिन उसके बाद एक सेक्शन जुड़ा है यहाँ पर, सेक्शन 54 में प्रोविजन चेंज हुआ है। सेक्शन 54 पे आओ सीधे। 53 समझ आ गया, डिटेल पढ़ लेना हल्की हल्की बाद में। सेक्शन 53 बात करें ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज पर्सन। ठीक है, 54 बात करें एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय द मेडिकल ऑफिसर, मतलब 2008 में ऐड हुआ था ये। और इसमें क्या बोल दिया था, सीधा सीधा इस प्रोविजन को मैंडेटरी बता दिया गया था कि यहाँ पे क्या था। देखो अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ये कह रहा है व्हेन एनी पर्सन बी इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर। 53 में क्या था, वो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। और 54 कह रहा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मतलब मैंडेटरी बना दिया, होगा किसके द्वारा, किसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में प्रैक्टिशनर है जो पर्सन। ठीक है, सुपरवाइजर, अगर कोई फीमेल वगैरह प्रोविजन कह रहा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन फीमेल डॉक्टर करेगी, उसमें डिटेल में सारी चीजें देगी, उसकी इंजरी वगैरह, चोट किससे लगी है, कितनी चोट लगी है, सारी चीजें उस फॉर्म में भरी जाएंगी। और जो उसका नॉमिनी पर्सन होगा उसकी एक कॉपी दी जाएगी, एक कॉपी डॉक्टर पुलिस ऑफिसर के पास रहेगी। 53 54 समझ आ गया। अब 53 ए में आ जाते हैं। 53 बात करें एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप, मतलब जो पर्सन रेप का एक्यूज है, रेप का मुजरिम है, किसी वुमेन ने किसी ए नाम के पर्सन पे एलिगेशन लगा कि इसने उसका रेप किया है, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर अंदर सिम्टम रहते हैं। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, उस एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करा देगी। उस एक्यूज क्या करेगी, मेडिकल एग्जामिनेशन। कहाँ प्रोविजन है, सेक्शन 553 ए में। कब जुड़ा गया था, ये जुड़ा गया था 2005 में। अब सोच रहे होंगे सर विक्टिम का नहीं होगा, भाई विक्टिम का भी होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अरेस्ट का प्रोविजन चल रहा है, तो अरेस्ट वाले पर्सन की बात कर रहे हैं जिससे अरेस्ट किया गया है। विक्टिम का होगा 357 ए में, 357 ए में विक्टिम का होगा, पढ़ेंगे आगे जाकर, क्योंकि 354 से फीमेल वाले ओपन शुरू हो जाते हैं सभी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, वैसे चीजें क्लियर है सभी। 353 में एक्यूज ऑफ रेप है, और 53 ए में एक्यूज ऑफ रेप का मेडिकल एग्जामिनेशन है। 53 में एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। और उसके बाद 354 मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी कर दिया था। अरेस्टेड पर्सन की बात करें यहाँ पे, अरेस्टेड पर्सन की, जिसे अरेस्ट किया गया उसका। अब 54 ए बात करें आइडेंटिफिकेशन परेड, जो हमने पढ़ा था आपके किस सेक्शन में, एविडेंस के, जल्दी से बताओ आइडेंटिफिकेशन परेड एविडेंस के किस सेक्शन में पढ़ा था। मैंने वहां पे इस सेक्शन का संदर्भ भी दिया था। वेरी गुड स्वाति जी, गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश, यही उम्मीद थी। बाकी सब कहाँ रह गए, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही है सबका आंसर, वेरी गुड। सेक्शन 9 में आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस ही मैंने बताया था। वहां पे डिफरेंस ये था, वहां पे थिंग, पर्सन, टाइम, किसी भी चीज के आइडेंटिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे बात करें किसी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन की, उस पर्सन को देखना, पहचानना। ज्यादा जरूरी नहीं है, पढ़ लेना प्रोविजन इसके, प्रोवाइडेड इसका जरूर पढ़ लेना। और इसमें से कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, 57 इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। देखो हल्का हल्का देख लेते हैं। 55 बात कर रहा है उसकी हेल्थ की, हेल्थ और सेफ्टी की,
एक्यूज के हेल्थ और सेफ्टी के अरेस्टेड पर्सन की पुलिस देखभाल करेगी, पुलिस रखवाली करेगी हर चीज़ की। 56 बात कर रहा है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज लेके जाएगा। 57 इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता है 57 पर। ये कह रहा है विद इन 24 आवर्स, कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आप क्या करोगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। अगर आप नहीं करते तो ये क्या माना जाएगा, इलीगल डिटेंशन माना जाएगा, मतलब एक तरह से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाएगा। और इसके संदर्भ में रिट जारी की जा सकती है, हैबेस कॉर्पस। 57 सिर्फ ये बात कर रहा है आईपीसी में कहाँ प्रोविजन दिया गया है, किसी अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर आप लेके जाओगे मजिस्ट्रेट के सामने। सेक्शन 57 और सेक्शन 167 यहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 क्लियर। 58 बात कर रहा है पुलिस टू रिपोर्ट द अफेंस। ये कह रहा है पुलिस ऑफिसर किसी ऑफेंस की, ठीक है, या किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है बिना वारंट के, किसे रिपोर्ट करेगा, डीएम को। 58 कह रहा है कि डीएम को अगर किसी को अरेस्ट करता है, मामला चलेगा कोर्ट में, लेकिन डीएम को रिपोर्ट करेगा, साहब हमने इतने पर्सन को आज अरेस्ट किया गया है, ये मामला था, सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद 59 बात कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन, उसको अगर वो बेल बॉन्ड वगैरह फिल कर देता पुलिस को डिस्चार्ज कर देंगे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद। 60 बात कर रहा है अगर वो भाग जाता है तो उसे दोबारा पकड़ के अरेस्ट कर ले, क्या फर्क पड़ता है, भागा तो अरेस्ट तो करेगी ना पुलिस। यहाँ तक समझ आ गया। 60A बात कर रहा है, ये 2008 में जुटा था, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी गिरफ्तारी संहिता के उपबंध में रखने नहीं हो, मतलब जो इसमें दिया गया उसके अलावा अलग से कोई गिरफ्तारी नहीं करोगे आप। अब एक प्रोविजन वो कर लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। थके तो नहीं ना अभी सब, ओके चलो कल करें। अच्छा हाँ, कल की क्लास में अपलोड करूंगा। कल के लिए मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि सिलेबस काफ़ी पीछे हो गया हमारा सीआरपीसी का, क्योंकि कल मुझे भी बाहर रहना है, कल मुझे यूपी जाना है किसी काम से। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आज नाइट में या फिर कल सुबह, बिल्कुल सही कह रहे हो स्वाति जी, रिवीजन जितना करोगे, बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। मैं एक काम करूँगा, कल की क्लास अपलोड करेंगे सिर्फ हम, कल क्लास, और एक नहीं शायद 2 क्लासें अपलोड करेंगे, आज नाइट में बना लेंगे, कल अपलोड कर देंगे मॉर्निंग में, ताकि प्रोविजन थोड़े आगे बढ़ जाए। लेकिन याद रखना, देखो सीआरपीसी मैं नहीं कहता ज़्यादा टिपिकल है, टिपिकल तो नहीं है, लेकिन प्रोविजन ज़्यादा है, इसलिए याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो जितना बार बार रिवाइज करोगे तो याद रखो, नहीं रिवाइज करोगे 10 दिन बाद आपके लिए सीआरपीसी ऐसा ही होगा जैसा 10 दिन पहले था। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से कोई चूक ना हो किसी भी पॉइंट की, अपने हिसाब से मैं पूरा 100% कर रहा हूँ। अब आपकी मेहनत है, आप कितना करते हो, और इतना भी श्योर है इनमें से क्वेश्चन 100% मिलेंगे जो कराया जा रहा है, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। ओके गाइस, इतना ही रखेंगे, बाकी कल करेंगे, इससे आगे बढ़ाएंगे। अरे कोई बात नहीं अभिषेक जी, आप फादर का ध्यान रखो, जल्दी से ठीक हो जाएंगे, अभी एग्जाम नहीं है आपका, तैयारी में लगे रहो बस। देखो मैक्सिमम क्लासेस अपलोड हो रही है, आप उनके पास बैठ के आराम से क्लासेस देख सकते हो किसी भी टाइम, टेंशन ना लो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सभी, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस क्लासेस रिवाइज करते रहो, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के बिना कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। हाँ बिल्कुल मैडम, कमीशन के हाथ में है, लेकिन जब भी होगा, देखो आप ये देखो, जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल से कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, तो कभी हो एग्जाम, क्या फर्क पड़ता है, आप तैयारी रखो। आपको कंपटीशन उनसे है जो दिल्ली में पढ़े हैं, राहुल के यहाँ पढ़े हैं, और एम्बिशन के यहाँ पढ़े हैं, इलाहाबाद में पढ़े हैं, लोग बाग पढ़े इन द सेंस, वैसे नहीं कह रहा है पढ़ने का, मतलब कह रहा हूँ जो 4 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, मतलब जो इस तरह से वहाँ पे हैं कि सिलेक्शन होने के बाद ही घर जाएंगे, उनसे कॉम्पिटिशन है आपका, ठीक है जी। तो इसलिए तैयारी करते रहो, रिवीजन करो, रिवीजन सबसे अच्छी चीज़ है। कल मिलते हैं कल मिलते हैं सुबह ऑडियो अपलोडेड क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, कोशिश यही की गई हर पॉइंट क्लियर हो जाए।